बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जामिल सिद्दीकी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्मी सेज यस। आज मेरे साथ मिस्टर वहीद खान मौजूद हैं। ही हैज ओवर 30 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस जर्नलिज्म फील्ड और ये बहुत ही एक एक्सपीरियंस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। अभी जी स्पोर्ट्स पर भी अभी ये करंटली अपना एक शो होस्ट ये कर रहे हैं। इससे पहले ये जियो सुपर बाइक एक इनका शो आता रहा ठंडा गरम, उस पर भी ये वो प्रोग्राम उसके ऊपर भी ये करते थे। तो हम लोग अपनी कन्वर्सेशन का मतलब यहाँ से मतलब आगाज करते हैं। सर कैसे हैं आप? मैं खैरियत से जामिन, आप कैसे हो? ठीक ठाक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सब पहले तो सही ये जानना आपसे चाहूंगा, आपका क्वारंटीन लाइफ कैसी आपकी जा रही है? 3 महीने से तो घर पे ही है ज़्यादातर। 3 महीने से तो समझो 90% घर पे ही रहा है, बहुत कम निकले हैं बाहर। और मतलब यूज़ टू हो चुके हैं अब घर से बैठ के काम करना। अब मतलब ऐसा लगता है जैसे ये जो कंप्यूटर है, फ़ोन है, टैबलेट्स हैं, कैमरा है, ये सारे जो है अब हमारे साथी हो गए हैं। इनके थ्रू ही सारा काम हो रहा है। जो हमारा मीडिया काम है ना, तो सारा इन्हीं के थ्रू होता है। तो आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। और अभी तो हालात कुछ बेहतर होते नज़र भी नहीं आ रहे कि आप सोचे कि हाँ भाई आगे चलो हालात बेहतर हो रहे थे बाहर निकले। तो सिर्फ बहुत ज़रूरी होता है तो बाहर निकलते हैं, वरना अवॉइड ही करते हैं कि बाहर निकलें। ओके सर, मेरा पहला आपसे इस इंटरव्यू का मेरा ये सवाल है सर, आप अपनी सर ब्रीफ कर आप अपनी इस जर्नलिज्म की फील्ड का आप एक्सपीरियंस बताएं। अभी 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 तक मतलब आपने इसके अंदर स्ट्रगल्स किए और क्या ये बाय चांस आप इस फील्ड में आए या शुरू से ही आपको शौक था? नहीं, मुझे तो शुरू से शौक रहा जामिन। और मैं तो मतलब क्योंकि बचपन से क्रिकेट में और किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा मुझे शौक था। क्रिकेट का तो बहुत ज़्यादा था, मतलब इतना ज़्यादा था कि जिस ज़माने में जैसे मैं बात कर रहा हूँ 80s की, तो उस ज़माने में टीवी पे इतने मैचेस नहीं आते थे। तो मैं तो ये एशेज सीरीज़ होती थी तो वो भी सुबह उठ के फजर की नमाज के बाद ट्रांजिस्टर पे लगाता था, कमेंट्री सुनता था ऑडियो। तो इतना शौक था। तो ये इत्तेफाक से मतलब ऐसा हुआ कि जब मैंने अपनी स्टडीज़ जारी चल रही थी मेरी, तो उस वक्त एक यहाँ पर एक न्यूज़ एजेंसी है पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल के नाम से। वहाँ पर एक ओपनिंग आई रिपोर्टर की, तो मैंने वहाँ जाके अप्लाई किया तो उन्होंने बड़ी मुश्किलों से फिर एक्सेप्ट किया। तो 500 रुपये स्टाइपेंड वो देते थे उस ज़माने में। और पहले उन्होंने डेस्क पे ट्रेनिंग दी, डेस्क पे मैंने ट्रेनिंग की 6 महीने। फिर आहिस्ते से उन्होंने रिपोर्टिंग में डाला। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको शौक क्या है? तो मैंने कहा जी मुझे स्पोर्ट्स का बड़ा शौक है। तो फिर 87 जो वर्ल्ड कप हुआ था यहाँ पाकिस्तान में, उसमें पहली दफ़ा मतलब मैंने जाके रिपोर्टिंग की थी। जब पाकिस्तान श्रीलंका का मैच हुआ था हैदराबाद में, ओपनिंग मैच था, वहाँ मैं गया था वो रिपोर्टिंग करने। तो उस वक्त से लेके अब तक जो है मतलब मीडिया में आई हैव ट्राइड एवरीथिंग। जैसे प्रिंट मीडिया में भी बहुत रहा हूँ, फॉरेन एजेंसीज़ के लिए बहुत काम किया, वायर सर्विसेज के लिए, बाहर के अखबारात के लिए भी किया है, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हूँ। और अब फाइनली मैं अपना खुद डिजिटल मीडिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया हूँ। तो आई हैव सीन इट ऑल। और सबसे ज़्यादा जिसमें मज़ेदार चीज़ वो ये है कि इस फील्ड में आने का फ़ायदा सबसे बड़ा ये हुआ है कि जिस चीज़ का मुझे शौक था क्रिकेट का, वही चीज़ जो है मेरी समझ लें कि मेरी लाइवलीहुड बनी है। और फिर दुनिया देखने का बहुत मौका मिला है। मतलब आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट डिफरेंट कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ में देखी है जहाँ क्रिकेट खेली जाती है, हॉकी खेली जाती है, ओलंपिक्स होते हैं, वर्ल्ड कप्स होते हैं। तो इट्स बीन अ ग्रेट लाइफ। और मैं समझता हूँ कि शौक था मेरा, पैशन था जर्नलिज्म का, तो इसी वजह से मैं इस तरफ आया। मेरा वो वाला सीन नहीं था कि कुछ और नहीं करने को मिल रहा तो चलो मीडिया में आ जाते नहीं। मेरा शुरू से बहुत लगाव था कि मैं इस तरफ आऊँ, मीडिया की तरफ आऊँ। ओके सर, ये जो आजकल हमारे यंग जर्नलिस्ट जो मतलब आजकल निकल रहे हैं, आप क्या ऐसी क्या खामी है मतलब कि अगर आप इन यंग जर्नलिस्ट को अपने जमाने के जर्नलिस्ट से कंपेयर करते हैं तो आपको क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स इन 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 इनमें आपको नजर मतलब आते हैं? दोनों में चाहूंगा आप बताएं। देखिए, में इसमें जो एक सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि अब जो है ना हमारे यहाँ पाकिस्तान में, जिस ज़माने में मैं आया था 86-87 की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक सिस्टम था जर्नलिज्म में। क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो होता नहीं था, सिर्फ पीटीवी होता था। और ज़्यादा जोर जो होता था वो प्रिंट मीडिया पे होता था। मतलब चंद एक इंग्लिश अखबार निकलते थे, जैसे
डॉन था, मॉर्निंग न्यूज़ था, मुस्लिम था, फिर बाद में न्यूज़ आया, जैसे जिसके साथ मैं 15 साल रहा, न्यूज़ अखबार आया। तो उस वक़्त प्रिंट मीडिया का ही ज़्यादा ज़ोर था और रेडियो का एक हद तक होता था। तो उस वक़्त तो रेडियो में भी एफएम चैनल वगैरह नहीं होते थे। तो आई थिंक उस टाइम पे एडवांटेज हमें ये मिला कि हमें बहुत टाइम मिला कि हमारे सीनियर्स के साथ काम करने का, उनसे सीखने का, और एक बड़ा प्रोसेस होता था। जैसे मैंने कहा कि जब मैंने पीटीआई जॉइन किया तो मुझे 6 महीने डेस्क पे पहले उन्होंने काम करवाया। 6 महीने जब मैंने डेस्क पे काम किया, उसके बाद फिर जो है उन्होंने मुझे रिपोर्टिंग में छोड़ा। तो एक वो प्रोसेस होता था लर्निंग का, वो लर्निंग का प्रोसेस पूरा करके ही जो है फिर हम लोग आगे बढ़ते थे। आजकल मुझे ये फ़ील आती है क्योंकि ये डिजिटल मीडिया आ गया है, क्विक मतलब अब हर चीज़ अवेलेबल है फिंगर टिप्स पे। मुझे याद है कि मैंने पहली जो ये स्टोरी फाइल की थी थ्रू ईमेल, दैट वाज़ अराउंड इन 96, जब मैं 96 का वर्ल्ड कप कवर करने गया था इंडिया से। वरना उससे पहले हम या तो फैक्स पे करते थे या टेलीग्राफ ऑफिस से जाके किया करते थे। तो बहुत चेंजेस आई हैं। अब तो हर चीज़ फिंगर टिप्स में मौजूद है। आप इंटरनेट पे चले जाएँ, गूगल में सर्च मारें, हर चीज़ निकल आएगी, रिकॉर्ड निकल आते हैं, अब बंदे का बैकग्राउंड निकल आता है, हर चीज़। इट्स बिकम मच ईज़ियर नाउ फॉर अ जर्नलिस्ट। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये फ़ील आती है कि अब जो है क्योंकि ईज़ी हो गया है और क्योंकि अब वो एक सिस्टम नहीं रहा मतलब सीनियर जूनियर का, तो जो नए जो बच्चे आ रहे हैं, तो मुझे उनमें वो पैशन की कमी नज़र आती है कभी-कभार। वो मतलब टू गो फर्दर की कमी नज़र आती है। क्योंकि मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव मैंने किया है कि तो आप किसी भी फील्ड में चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप जर्नलिस्ट हो, चाहे आप मतलब पुलिस में हो, कहीं भी हो। एट द एंड ऑफ द डे बात ये होती है कि हज़ार लोग हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। अगर आपने मुख्तलिफ होना है, स्टैंड आउट करना है, तो आपको फिर मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए और पैशन से काम करना पड़ता है। तो फिर आप स्टैंड आउट करते हो, फिर आपका नाम बनता है उस प्रोफ़ेशन में। तो वो पैशन मुझे आजकल थोड़ा मिसिंग नज़र आता है यंगस्टर्स में। मतलब वो उतना रिसर्च लेवल इतना हाई नहीं है, पढ़ते नहीं है इतना ज़्यादा चीज़ों को। जब तक कि आप पढ़ेंगे नहीं ना अखबारात, बुक्स वगैरह रिसर्च नहीं करेंगे, तो आपका जर्नलिस्ट की जो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट होता है कि उसका अपना एक जो इन्फॉर्मेशन बैंक होता है, नॉलेज का बैंक होता है, वही चीज़ उसको आगे लेके चलता है। तो आई थिंक दैट्स लैकिंग नाउअडेज़। और स्पोर्ट्स को वैसे ही पाकिस्तान में इतना मतलब उस तरह से नहीं लिया जाता। यहाँ सिर्फ एक क्रिकेट ही है जिसको बहुत ज़्यादा जो है वो करते हैं। लेकिन इवन क्रिकेट भी आप देखें तो वो उसी वक़्त होता है जब कोई कंट्रोवर्सी हो रही हो या कोई मैचेस सीरीज़ चल रही हो या कोई टूर्नामेंट हो रहा हो। तो जनरली स्पोर्ट्स हैज़ नॉट बीन लाइक वेल प्रमोटेड इन द मीडिया इन पाकिस्तान। तो उसकी भी एक ओके। वजह है कि हमारे जो रिपोर्टर आ रहे हैं स्पोर्ट्स में, वो इतना मतलब अब टीवी चैनल्स पे तो ये हाल है कि जो रिपोर्टर स्पोर्ट्स करते हैं उनको दूसरे बीट्स भी करनी पड़ती है, तो वो फिर मुश्किल हो जाती है। ओके सर, ये अब मैं आऊंगा क्रिकेट के ऊपर सर। उमर अकमल के सर ऊपर मतलब अनफॉर्चुनेटली 3 साल का बैन लग चुका है। अब आपने क्योंकि उसका मतलब एंटायर करियर आपने कवर आपने किया हुआ है, तो आप इसको ज्यादा मतलब बेहतर आप एड्रेस कर सकते हैं सर। मतलब उमर अकमल का सर उसकी ये उसका जो कुछ भी है उसकी उसमें खुद भी गलती है, ये बात तो मतलब कि कंफर्म है। बट सर डोंट यू थिंक कि ये पीसीबी भी कहीं फॉल्ट पर मतलब आती है कि वो उस तरह से इनको मतलब इसको हैंडल कर पाए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि विराट कोहली और स्टीव स्मिथ की अगर मैं बात करूं, इन लोगों का भी डेब्यू उमर अकमल के साथ ही हुआ था। और जब इन लोगों ने मतलब डेब्यू किया था, इन लोगों की भी कोई मतलब ऐसी कोई खास परफॉर्मेंस थी, वो तो 3 4 5 साल के बाद जाकर जब इन लोग की ग्रूमिंग वगैरह हुई, तब जाकर इन दोनों प्लेयर्स ने अपनी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेस मतलब दिखाना शुरू की, और वहीं से फिर इन लोगों का नाम बना। तो डोंट यू थिंक ये ग्रूमिंग जो है पीसी भी उसकी उस तरह से उस नहीं कर पाई, जिसकी वजह से ये आज ये सब कुछ हुआ है? देखिए बात ये जामिन के जैसा भी मैंने कहा कि आप किसी भी प्रोफेशन में होते हैं तो इट्स अप टू यू एज ए इंडिविजुअल कि आप कितना उसमें प्रोग्रेस करना चाहते हैं। मतलब जैसे मैंने कहा कि एक प्रोफेशन में 1000 लोग काम कर रहे हैं, अब 1000 लोग में ही अगर आप शामिल हैं तो कोई फिर आपकी पहचान नहीं बनती, आपकी एक आईडी नहीं बनती है। आपने विराट कोहली की बात की, स्टीव स्मिथ की बात की। विराट कोहली को मैं अगर बात करूँ, देखिए विराट कोहली इसलिए आगे इतना चला गया क्योंकि विराट कोहली ने इंडिविजुअली कितनी मेहनत की अपने गेम के ऊपर। उसने मतलब अपना बिहेवियर चेंज किया, अपना एटीट्यूड चेंज किया, उसके वर्क एथिक्स कितने चेंज है, उसकी फिटनेस देखें किस लेवल की फिटनेस है। बात ये है कि अगर आपको अल्लाह ताला ने कोई सलाहियत दी है जो कि उमर अकमल को दी है, तो वेरी टैलेंटेड प्लेयर, नो डाउट अबाउट इट। और मतलब मैं तो साफ सीधी बात करता हूँ कि आज भी पाकिस्तान में उससे ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर बैट्समैन नहीं है जितना उसके पास शॉट्स हैं, जिस तरह वो
विद ईज खेलता है, फास्ट बॉलर्स को, स्पिनर्स को, किसी भी पिच पे कोई नहीं खेल सकता। लेकिन मसला ये कि उसने अपने पैरों पे बहुत दफा कुल्हाड़ी मारी है ज़मीन। मतलब द नंबर ऑफ टाइम्स दैट ही हैज बीन टोल्ड कि अपना बिहेवियर चेंज करो, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। मुझे याद है कि जो उमर के फादर इन लॉ थे अब्दुल कादिर, खुद भी बहुत बड़े क्रिकेटर, तो हम जियो से हम एक सुपर 8 टूर्नामेंट हो रहा था T20 का लाहौर में, वो कवर कर रहे थे। तो मैं कमेंटेटर्स पैनल पे था, कादिर भाई भी थे। तो वो एक हमने गद्दाफी पे हमारा एक रेस्ट रूम बना था जहाँ जहाँ हम कमेंट्री नहीं करते थे या प्रोग्राम नहीं करते थे, हम जाके रेस्ट करते थे। तो मैं जाके वहाँ रेस्ट कर रहा था तो मेरी आँख लग गई। मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कादिर भाई बैठे हैं और उमर अकमल को समझा रहे हैं चीज़ें। तो उन्होंने, जब मैं उठा तो उन्होंने मुझे देखा तो कहने लगा यार आप भी समझाओ इसको ये वो करके। तो मैंने उनको उस पर यही कहा, मैंने कहा कादिर भाई आप एक बंदे को एक हद तक समझा सकते हैं, उसके बाद फिर उसके ऊपर है सारा। क्योंकि आप कितना एक, मतलब कोई बच्चा तो है नहीं, कोई दूध पीता बच्चा नहीं है उमर अकमल, मतलब ही इज अ मैच्योर पर्सन। एंड आई थिंक जितनी उसने ज्यादती अपने साथ की है, अपने मतलब घर वालों के साथ की है, शायद किसी प्लेयर ने इतनी नहीं की। और ये कहना कि नहीं वो मीडिया तो कंट्रोवर्सी देखता है और ये करता है, भाई मीडिया को अगर आप कुछ देंगे तो वो रिपोर्ट करेगा ना। उमर अकमल अगर प्रॉपर क्रिकेट खेलेगा और 100, जैसे अभी काजम ट्रॉफी के फाइनल में खेल रहा था, उसने बहुत अच्छी बैटिंग की, सबने लिखा जी बहुत अच्छी बैटिंग की। लेकिन अगर वो उसी फाइनल में कोई बदतमीज, जैसे PSL हो रहा था 2 साल पहले यहाँ कराची में, उसका एक झगड़ा हुआ सिक्योरिटी वाले से, उसका काफी इशू बना, वो मीडिया ने वैसे ही रिपोर्ट किया। तो आई थिंक उमर अकमल इज अ वेस्टेड टैलेंट। और ये जो 3 साल का बैन लगा है उमर अकमल पे, अब आप मुझे बताएं कि ये कोई वजह थी बैन लगने की? कि आपको अगर किसी ने ऑफर की है, कोई आपको बोल रहा है कि, तो भाई आप इतने समझदार हो, इतनी आप में इंटरनेशनल क्रिकेट एक्सपोजर है, आप उसी वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताते कि भाई ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, और इसने मुझे ऑफर किया। आप किस चीज़ का वेट कर रहे थे? उसके बाद अभी जब उसको डिसिप्लिनरी पैनल पे बुलाया गया, तो वहाँ पर भी जो है वो मतलब बिल्कुल भी तैयार नहीं था बताने के लिए क्या बात हुई है, क्या नहीं हुई है। तो आई थिंक ही इज ब्रॉट इट आउट टू हिमसेल्फ। और ये देखिए, मैं आपको बात बता दूं, ये 3 साल का जिस पर बैन लगा है, हो सकता है जो अपील में वो गया है शायद वो कम हो जाए, 1 साल कम हो जाए, 2 साल कम हो जाए। लेकिन जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, और जो करते धरता लोग हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, मैं आई कैन टेल यू दिस फॉर अ फैक्ट के इवन वेन एवर हिज बैन इज ऑल्सो लिफ्टेड, they are least bit interested now in selecting him। इसलिए क्योंकि आप वक्त आपका निकल गया ना, तो फिर निकल गया, फिर कोई नहीं पूछता। आप देखें कितना टैलेंट ऊपर आ रहा है। अब हैदर अली भी आ गया, खुशदिल शाह भी आ गया, और प्लेयर्स भी हैं, तो फिर जरूरत नहीं पड़ती ना। तो आई थिंक उमर अकमल ने बहुत ज्यादती अपने साथ की। इतने इंसिडेंट्स है जामिन, इतने इंसिडेंट्स है कि मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या, पूरी किताब लिखी जा सकती है यार। यस आपको सर, याद होगा T20 वर्ल्ड कप हो रहा था 2016 में, तो इमरान यस खान सर, गया था वहाँ पे, तो इससे यस जाके सर, वो इमरान याद है मुझे। खान बोलना शुरू कर दिया कि जी वो मुझे ऊपर बैटिंग करते हैं। यार आप ऐसे थोड़ी बिहेव करते हो कि आपका कप्तान खड़ा हुआ है, आपके टीममेट्स खड़े हुए हैं, और आप उनके सामने मतलब शिकायतें कर रहे हो। आई मीन, अब फिर देखें, याद रखिएगा, एक प्लेयर जब अपने आप को मनवा लेता है ना टीम में, फिर वो इस काबिल होता है बोलने के कि मैं 4 पे बैटिंग करूंगा, मैं 3 पे बैटिंग करूंगा, मैं 6 पे नहीं करूंगा। ठीक है, आप पहले स्टैब्लिश करें अपने आप को। आप स्टैब्लिश नहीं कर रहे अपने आप को, और फिर आप मतलब मुझे ऊपर नहीं खिलाते हैं, मुझे नीचे नहीं खिलाते हैं, मुझे, भाई आप पहले स्टैब्लिश तो करो। आज ही मैं स्टोरी पढ़ रहा था, गैरी कर्स्टन जो इंडियन टीम के कोच थे, साउथ अफ्रीका के ओपनर, वो बता रहे थे, कहने लगे कि यार जब मैंने 2007-8 में जब मैंने ज्वाइन किया इंडियन टीम, तो सचिन तेंदुलकर रिटायरमेंट का सोच रहे थे, और इसलिए सोच रहे थे कि वो खुश नहीं थे जिस नंबर पे उसको बैटिंग कराई जा रही थी। तो उसने कहा मैंने उसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट किया, और उसके बाद फिर उसने जब तक कर्स्टन रहा 2008 से लेकर 2011 तक सॉरी, तेंदुलकर ने कोई 18 सेंचुरियां मारी टेस्ट में और वनडे में। तो उमर को आई थिंक एनवायरनमेंट भी शायद दिया गया है वो, लेकिन अब उसने अगर अपने क्रिकेट कैरियर को बचाना है या रिवाइव करना है, उसको टोटली अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, उसको टोटली अपने वर्क एथिक्स चेंज करने पड़ेंगे। टैलेंट आपके पास कितना भी हो, लेकिन बात वही है कि आप जब जाके खेलते हैं तो बात जामिन उधर ही आती है। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना गेम को, तो फिर गेम भी फिर आपको रिस्पेक्ट नहीं करता। और उमर के साथ यही है, उसने रिस्पेक्ट नहीं किया है गेम को, उसने रिस्पेक्ट नहीं किया है क्रिकेट को, जिसकी वजह से आज वो इतनी प्रॉब्लम फेस करता है। ओके सर, ये हम लोग जो कंपैरिजन, ये जो अपने ये प्रॉब्लम है हमारे कल्चर में कि हम अपने कोई भी नया यंग क्रिकेटर अगर अगर आता है, वो एक आधा मतलब अच्छी वो परफॉर्मेंस को दिखाता है, तो हम उसको अपने लेजेंड्स के साथ उसको कंपैरिजन उसका करना शुरू कर दें। जैसे आपने उमर अकमल की बात की, इसने जब कुछ परफॉर्मेंसेस अच्छी दिखाई थी, हम लोग उसको विराट कोहली के साथ कंपेयर कर रहे थे। फखर जमान को जब सेंचुरी मारी थी 3 साल पहले इंडिया के खिलाफ, हम लोग उसको
सईद अनवर के साथ कंपेयर कर गए। तो सर आपको नहीं लगता ये कंपैरिजन जो है हमारे प्लेयर्स का बट दिमाग खराब ये कर देता है, जिसकी वजह से इनकी पर परफॉर्मेंस डाउन होना शुरू हो जाती है? बिल्कुल सही कहना है, बिल्कुल प्लेयर्स पे प्रेशर आता है और ये हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब हमारी मीडिया का भी, हमारे फॉर्मर प्लेयर्स का भी, क्योंकि मीडिया फॉर्मर प्लेयर्स ये काम करते हैं कंपैरिजंस करना। मुझे याद है बासित अली जब 1993 में जब वो वेस्ट इंडीज़ गए थे, तो उस वक्त उन्होंने अच्छी वो सीरीज़ गई उनकी, तो लोगों ने जावेद मियां से कंपेयर करना शुरू कर दिया, हालांकि उसमें जावेद भाई भी खेल रहे थे। तो आई थिंक इट्स टू अर्ली, वी शुड बी कंपेयरिंग पीपल। मैं हमेशा, मेरा तो मानना ये है कि भाई एक प्लेयर को कम से कम 2 से 3 साल तो खेलने दो, 2 से 3 साल बाद जज करो कि वो प्लेयर कहाँ स्टैंड करता है। आपने फ़कर जमान को बहुत जल्दी कंपेयर कर लिया, उसका नतीजा निकला कि फ़कर ने खुद अभी एडमिट किया, कल जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की मीडिया से, उसमें उसने खुद माना है, उसने कहा कि यार मैं अपनी जगह को ग्रांटेड लेना शुरू कर दी थी मैंने पाकिस्तान टीम में, जिसकी वजह से आज मेरी पोजीशन है। तो हम ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, वी शुड बी मेकिंग, इवन अभी बाबर आजम का भी आप ले लें, मिसाल ले लें। अब हमने बाबर आजम के इतने कंपेरिजन कर लिए, इतनी उसकी तारीफें कर ली कि हमने उसके ऊपर अभी प्रेशर क्रिएट कर दिया। अब क्या है कि वो जब भी बैटिंग करने जाएगा उसके ऊपर ये प्रेशर रहेगा, वो ये सोचता रहेगा कि यार अगर मैंने रन नहीं किए तो क्या होगा, अगर फेल हुआ तो क्या हुआ। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आई थिंक यू वेरी राइट कि हम एडिशनल प्रेशर ऐड ऑन करते हैं प्लेयर को, और हमें प्लेयर को टाइम देना चाहिए। लेट हिम प्ले फॉर 2 to 3 years ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, और उसके बाद फिर हम जज करेंगे यार ये कितना अच्छा प्लेयर है, ये कितने साल चल सकता है। यही वजह है जामिन कि हमारे प्लेयर्स की, बहुत सारे प्लेयर्स की आप देखें लाइफ बहुत शॉर्ट होती है एट द इंटरनेशनल लेवल, 2 साल 3 साल 1 साल इस तरह करके बाहर हो जाते हैं। आप देखें कि लास्ट जो है अजहर और अली और असद शफीक का डेब्यू हुआ था 2010 में। ये 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो अब तक खेल रहे हैं, वरना बीच में कितने प्लेयर्स आए और कितने प्लेयर्स चले गए। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है जिसपे हमें, मतलब हमारी क्रिकेट कम्युनिटी को इस पर सोचना चाहिए, एंड वी शुड नॉट बी कंपेयरिंग, स्टार्ट मेकिंग कंपैरिजन सो सून। वो उससे जो है प्लेयर का दिमाग भी खराब होता है, लेकिन उससे ज़्यादा खराब ये होता है कि उस पर एडिशनल प्रेशर आ जाता है परफॉर्म करने का। ओके सर, अभी रिसेंटली पीसीबी ने अभी पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो सीरीज है उसका स्क्वाड उसका अनाउंस किया है। तो आप मेरी अगर पर्सनली आप बात करें तो मुझे थोड़ी सी बायस सिलेक्शन मुझे नजर मतलब आई है कि फ़हीम अशरफ को किस परफॉर्मेंस के बेसिस पर लिया गया, और फ़हीम अशरफ की को भी जिनकी पीएसएल में भी इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, और ताबिश खान का कोई मतलब कि कोई नामो निशानी। तो हाउ पर्सनली यू आर सेटिस्फाइड विद द स्क्वाड? जनरली जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, ज्यादती है। देखें अगर आप 29 प्लेयर्स में भी नहीं जगह बना सकते हैं ताबिश खान की, तो फिर बहुत अफसोसनाक मतलब ये बात है। दूसरी चीज़ ये कि जैसा आपने फ़हीम अशरफ मिसाल से बिल्कुल सही कह रहा है कि जब एक आदमी की परफॉर्मेंस नहीं है, आप किस बेस पे उसको ले रहे हैं। अगर एक आपने उसको इतना ट्राई किया है, ही हैज़ गॉट अपॉर्चुनिटी सिंस 2016 से वो खेल रहा है, उसको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, उसने अब आपको इस्टेब्लिश नहीं किया 3 साल में, तो आप किसी और को ट्राई करें। आमिर यामीन को ट्राई करें, अम्माद बट को ट्राई करें, और प्लेयर्स को ट्राई करें, अनवर अली को वापस बुलाएं। लेकिन ये मुझे लगता है सिर्फ वही वाला फैक्टर है कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड वाला फैक्टर है, क्योंकि मिसबा क्लोज रहा है यूनाइटेड, इस्लामाबाद यूनाइटेड से, भाई मशरफ भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलते हैं, तो आई थिंक वो कनेक्शन कहीं मिलता है। लेकिन आई टेल यू व्हाट, देखें फ़हीम अशरफ जो है ना, मसला वही है कि ये जितना ये जो पौध आई है अभी आपकी, लास्ट जो हमारे प्लेयर्स आए जिसमें फ़हीम अशरफ था, आप शादाब था, ये आपका हसन अली था, फ़खर जमा था, इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई? इनके साथ प्रॉब्लम ये हुई कि इन्होंने क्रिकेट कम खेली थी टॉप लेवल की, ये सीधे पीएसएल की परफॉर्मेंस पे आए पाकिस्तान टीम में, और फिर इनकी किस्मत अच्छी कि इन्होंने परफॉर्म भी उस वक्त अच्छा किया और ये चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, बहुत जल्दी एक मेजर इवेंट जीत गए। वो चीज़ आई थिंक इनके दिमाग पे चढ़ गई, और वहाँ से आप देखें इनकी परफॉर्मेंसेज नीचे जाना शुरू हो गई। तो ये जो 4 प्लेयर्स की मैं मिसाल दे रहा हूँ, दे डोंट, मतलब एट टाइम्स आई फील के ये शायद बहुत जल्दी चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए। अगर ये थोड़ा सा और मेहनत कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो आज बहुत बेहतर प्लेयर हो रहे होते हैं। आप जहाँ तक सिलेक्शन की बात है, 29 प्लेयर्स में भी अगर आप डोमेस्टिक के अपने 3-4 जैसे ताबिश खान है, नोमान अली वगैरह को आप नहीं लेके जा रहे हैं, तो अफसोस की बात है। फिर मेरा सवाल ये है कि भाई मूसा खान को आपने एकदम से लास्ट ईयर मतलब ऑस्ट्रेलिया ले गया, उसको टेस्ट भी खिलाया, आपने इतनी बात की कि वो बड़ा टैलेंटेड है, तो वेयर इज मूसा खान? आपने मूसा खान को क्यों नहीं आपने सेलेक्ट किया? आप इमरान खान को किस बेसिस पे सेलेक्ट कर रहे हैं? कोई उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी डोमेस्टिक में, कुछ नहीं, क्यों आप सेलेक्ट कर रहे हैं? तो मसला वही है कि आप जब भी जामिन सिलेक्शन के मैटर्स पे जाते हैं ना, तो आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होता है कि मतलब लाइक्स डिसलाइक्स भी चल रही हैं, और कुछ प्लेयर्स को लाइक्स डिसलाइक्स पे फेवरेटिज्म पे सेलेक्ट किया जा रहा है।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप और हम सिर्फ बोल सकते हैं, हम सेलेक्ट करते नहीं है प्लेयर्स को, तो एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन जो है वो सेलेक्टर्स के हाथ में ही रहता है। अब अगर फ़हीम अशरफ को लिया है, T20 खेलता है, नहीं परफॉर्म करता है, तो कोई ना कोई वो एक्सप्लेनेशन दे देंगे, जस्टिफिकेशन दे देंगे कि जी ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ यार हमारी गलती थी, इसकी जगह नहीं बनती थी टीम के अंदर। ओके, सही। यूनस खान की मतलब अभी मतलब अपॉइंटमेंट हुई इस टूर के लिए, इस इस इंग्लैंड की सीरीज के लिए। नाउ पर्सनली तो वो एक बहुत मतलब एक अच्छा एडिशन है, और वो मैं समझता हूँ ये बहुत अपनी स्किल्स जो है वो आगे वो प्रोवाइड कर सकते हैं। बट सर क्या आपको लगता है कि उनके ऑब्वियसली हमें ये भी नहीं हमें बोलना चाहिए, उनके बहुत एंगर के उनके मतलब इश्यूज वगैरह हैं, तो क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए ये चल पाएंगे यूनस खान? ये इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, क्योंकि यूनुस देखें, यूनुस पेशावर ज़ल्मी के साथ भी अब काफ़ी दिन रहे हैं, 2 सीज़न रहे हैं, ही गॉट अलोंग वेल। आई थिंक जो करंट सेटअप है जिसमें जैसे मिसबा है या ये वकार है, मुश्ताक वगैरह है, आई थिंक यूनुस इनके साथ जेल कर जाएगा, ख़ास करके मिसबा के होते हुए वो जेल कर जाएगा। दूसरा, यूनुस को बड़ा शौक है यंगस्टर्स को कोच करने का, बताने का, और यूनुस खुद भी जब खेलता था तो उसके बड़े हाई स्टैंडर्ड के वक्त एथिक्स थे, फिटनेस वगैरह जोर था उसका, तो बहुत मेहनत उसने की है। तो आई थिंक कि यूनुस को भी थोड़ा सा ये रियलाइजेशन हो चुकी है कि यार आप मतलब सर्वाइव नहीं कर सकते ज़्यादा दिन तक जब तक आप थोड़ी बहुत अपनी पर्सनैलिटी में फ्लेक्सिबिलिटी ना लाए, टॉलरेंस ना लेके आए, पेशेंस ना लेके आए। आई थिंक दोज डेज जब वो इतना मतलब जज्बाती होता था, वो शायद टाइम अब निकल गया। अब मे बी नाउ, उसने भी इंटरव्यू में भी कहा कि नहीं, अब मैं भी कोशिश करता हूँ कि हम्बलनेस ज़्यादा होनी चाहिए और हम्बल तरीके से डील करूँ चीज़ों को। तो आई थिंक उसको भी रियलाइजेशन है कि मुझे चीज़ों को थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करना है, और मुझे लगता है कि मिसबा के होते हुए वो चलेगा पाकिस्तान टीम से, क्योंकि मिसबा एक बड़ा लेवल हेडेड आदमी है और मिसबा को आता है हैंडल करना लोगों को, और मिसबा के साथ क्योंकि यूनुस बहुत ज़्यादा खेले दोनों, तो आई थिंक ही विल I think we will see a lot of more of Yunus Khan with the Pakistan team in future. ओके, सही। ये मेरा आपसे थर्ड लास्ट क्वेश्चन है सर। दानिश कनेरिया की सर अगर हम बात करते हैं तो पर्सनली आप तो सर मतलब आप तो अब उनके मतलब बहुत ही आप अगेंस्ट अब मतलब अब हो चुके हैं उनके, तो सर पर्सनली क्या आपको लगता है कि दैट ही डिजर्व्स अ सेकंड चांस? बिकॉज सर वो अभी जितनी भी उनकी स्टेटमेंट्स आती हैं डिफरेंट डिफरेंट अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, और जितने भी मतलब इंडियन मीडिया से भी वो बात करते हैं, वो यही एक बात हमेशा करते हैं कि जब जिन लोगों ने अपनी मुल्क को बेचा, जैसे मोहम्मद आमिर की बात कर लें, सलमान बट की बात कर लें, इन लोगों को वेलकम किया गया और मतलब इसको पूछा भी नहीं पीसीबी ने, तो क्या ये सेकंड चांस ये डिजर्व करता है ये आपके आपके ख्याल में? सीधा सा इसका जवाब है, मोहम्मद आमिर 5 साल का बैन लगा, ठीक है, 5 साल वो बैन रहा। जब वो 5 साल बैन रहा तो क्या पीसीबी ने पूछा उसको? सलमान बट पे 5 साल का बैन लगा, क्या सलमान बट आज तक खेला पाकिस्तान से? नहीं खेला। मोहम्मद आसिफ पे बैन लगा, क्या मोहम्मद आसिफ खेला? आज तक नहीं खेला। शर्जील खान ने अभी अपना बैन कंप्लीट किया, जब वो 2.5 साल का बैन सर्व कर रहा था, क्या पीसीबी ने उसको पूछा? नहीं पूछा उसको। ये तो दानिश अजीब बात करता है। देखें, दानिश का प्रॉब्लम ये हुई है कि दानिश को जो सजा पड़ी वो पीसीबी ने नहीं दी, वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने दी, एंड टू हिज बैड लक उसको लाइफ बैन लग गया। जो उन्होंने, मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को कि बड़ा हार्श, बहुत सख्त सजा उसको दी गई है लाइफ बैन की, बहुत ज़्यादा है। लेकिन द वे ही हैज़ हैंडल्ड दिस केस हैज़ बीन ऑल रॉन्ग फ्रॉम डे वन, ए टू जेड। उसका तरीक़ेकार ही गलत था। अगर वो शुरू से इस केस को सही तरीके से हैंडल करता, और फिर देखिए बात हुई है जामिन, मैं एक बात करता हूँ कि अगर आपने 6 साल गुजार दिए इस चीज़ को डिनाई करते हुए कि नहीं मैं इन्वॉल्व नहीं था, मैं इन्वॉल्व नहीं था, तो फिर 6 साल बाद क्यों मान रहे हो यार कि मैंने किया है? आप बोलो, आप अभी भी वही स्टैंड पर रहो कि नहीं यार मैंने नहीं किया है। जब आपने 6 साल बाद एक्सेप्ट ही करना था, एडमिट ही करना था कि हाँ मैंने किया है, जहाँ भी आपने जाके किया है, आपने कन्फेस किया हाँ जी मैंने किया है, तो फिर 6 साल क्यों आप वेट करते हैं? शुरू में आमिर की अगर मैं मिसाल दूं, आमिर पे क्यों सॉफ्ट हैंड रखा गया? इसलिए क्योंकि आमिर ने शुरू में ही, जब उसकी जो लॉयर थी उसने उसको शुरू में कह दिया था कि भाई आप कन्फेस कर लो वरना यू गॉन। तो उसने शुरू में ही कन्फेस कर दिया कि हाँ जी मुझसे गलती हुई है और ये हुआ है और ये काम हुआ है। उसके उसको नतीजा ये निकला कि उसको बहुत उससे फर्क पड़ा। दानिश
kept on denying for 6 years 7 years कि नहीं मैंने नहीं किया उसके बाद आके फिर कहता है हाँ जी मैंने किया है। फिर वो जिस प्लेटफॉर्म की तरफ उसको शायद किसी ने गलत इंप्रेशन दिया कि यार अगर आप यूट्यूब पे बैठ के आप अपना बोलना शुरू करोगे, ये मतलब अपना रिलीजन का कार्ड खेलोगे शायद उससे फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। देखें एट द एंड ऑफ द डे ही इज अंडर अ लाइफ बैन। उसमें पीसीबी क्या कर सकता है यार, लाइफ बैन है बॉस। लाइफ बैन तो लाइफ बैन ही होता है ना। सलीम मलिक पे लाइफ बैन लगा, सलीम मलिक ने लाइफ बैन अब जो उसने हटाया, कैसे हटाया, वो कोर्ट में गया, उसने कोर्ट में केस डाला, केस ने जो है वो केस जीता कोर्ट में, कोर्ट ने कहा ठीक है इसका लाइफ बैन हटाएं, हट गया लाइफ बैन। तो दानिश के पास भी एविडेंस तो मौजूद है, क्यों नहीं जाता है वो मतलब कोर्ट में, क्यों नहीं जाके अपील करता है कि नहीं जी मुझे लाइफ बैन मेरा हटाना है। आई थिंक ही इज गॉट इट ऑल रॉन्ग। वो जिस तरह से चीजों को लेके चला है मुझे अफसोस होता है। और मतलब ये नहीं कि कोई मैं उसको अगेंस्ट हूँ, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट देखें बात बड़ी सिंपल मैं करता हूँ जावेद, जो बंदा मतलब पाकिस्तान का इमेज खराब करने की कोशिश करेगा नोइंगली अननोइंगली, मैं तो फिर नहीं उसको मतलब इन माय बुक फिर वो नहीं आता, वो मेरे बुक्स में नहीं आता है। दानिश ने जो कुछ अभी इन रिसेंट टाइम्स यूट्यूब पे चीज़ें की हैं, इट वाज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत इमेज खराब हुआ, पाकिस्तान का बड़ा मजाक उड़ाया गया इंडिया में, सब कुछ हुआ, दैट वाज नॉट राइट। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ कि भाई देखें अभी भी उसके एवेन्यूज हैं, अगर वो तरीके से चीज़ों को हैंडल करे थोड़ा ठंडा दिमाग सोच के, तो ही इज गॉट नथिंग टू लूज यार। लाइफ बैन तो लगा हुआ है उसके ऊपर, थोड़े तरीके से लेके चीज़ों को चले, हो सकता है कि शायद वो लाइफ बैन रिड्यूस हो जाए। अब ये देखें लाइफ बैन रिड्यूस जो इसका होगा या जो भी होगा, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में नहीं है, ये करेगा ईसीबी, क्योंकि ईसीबी ने उसको लाइफ बैन लगाया, तो ही हैज टू गेट इट मतलब गेट थिंग्स डन थ्रू द ईसीबी नॉट द। हाँ ये जरूर हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो गुड ऑफिस इस्तेमाल करके ईसीबी तक अपना केस प्लीड करें। आई होप कि उसका कुछ हो जाए, क्योंकि मैं भी समझता हूँ कि लाइफ बैन तो बहुत ज्यादा उसका ज्यादती है। अब देखें ना 2010 से वो नहीं खेला, 2010 में लास्ट खेला था, तो 2010 से लेके अब तक 10 साल तो उसने निकाल दिए ना, 10 साल तो ऑलरेडी उसकी क्रिकेट गई। तो आई थिंक दैट्स मोर देन एनफ यार, आई थिंक दैट्स मोर देन एनफ। 10 साल बहुत होता है किसी भी प्लेयर के लिए, एंड आई थिंक ही शुड नॉट बी गिवन अ चांस टू मतलब इफ नथिंग एल्स टू एटलीस्ट गेट बैक इनटू क्रिकेट, कोचिंग कर ले, कमेंट्री कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन आई थिंक ही डिजर्व्स अ सेकंड चांस। मैं इस चीज़ से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि 10 साल उसने कर लिए, अब 10 साल बहुत है यार, आप उसको अब माफ कर दो। किसी भी आपको पता है क्रिमिनल लॉ में ये चीज़ बड़ी क्लियर होती है कि अगर एक आदमी के ऊपर केस होता है, समझे उसके ऊपर अगर कोई मतलब फॉर एग्जांपल डकैती का उस पर केस लगा हुआ है, तो जिस दिन से वो बंद होता है, सस्पेंडेड होता है, उस दिन से उसकी सजा काउंट होती है। तो आई थिंक सिमिलर इज द केस विद दानिश। दानिश 2010 से जो है फंसा हुआ था, 2010 ऑनवर्ड से अगर आप लगाए तो 10 साल वो क्रिकेट नहीं खेला, तो आई थिंक 10 इयर्स इज मोर देन एनफ। आई थिंक अब उसको बिल्कुल सेकंड चांस देना चाहिए। ओके सही, ये मेरा आपसे लास्ट ये क्वेश्चन है सर, एनी मैसेज आप अपने ये यंग जर्नलिस्ट जो मतलब आजकल जो आ रहे हैं उनके लिए कोई एक इम्पोर्टेंट मैसेज आप देना आप चाहेंगे? मेरा एक ही मैसेज है, देखें मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ जामिन कि जो काम भी जिंदगी इंसान जिंदगी में करे वो पैशन से करे और शौक से करे, और कोशिश करे कि उसमें एक्सेल करे। क्योंकि अगर आपने जो अपना चूजन फील्ड ऑफ वर्क में अगर आप एक्सेल नहीं कर सकते, पैशन से काम नहीं कर सकते, तो फिर यार फिर 9 से 5 की क्लर्क की नौकरी कर लो, ठीक है वो भी चल जाएगा। लेकिन इफ़ यू वांट टू बी इन मीडिया, इफ यू वांट टू बी समथिंग डिफरेंट, देन यू हैव टू बी वेरी पैशनेट अबाउट योर वर्क, यू हैव टू वर्क हार्ड। और याद रखिएगा मैं एक ही बात हमेशा करता हूँ, मैंने जो ज़िंदगी में देखा है, जो मैंने सक्सेसफुल लोगों को देखा है, आई ऑलवेज सीन के सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको बहुत घंटे लगाने पड़ते हैं, बहुत टाइम देना पड़ता है, जब जाके आप अपनी काम में आप कामयाब होते हैं। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। मैं अपने यंग जर्नलिस्ट को ये कहूँगा कि भाई ये जहन में डाल दें कि कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करोगे तो आप मतलब आगे बढ़ोगे, वरना वहाँ के वहीं खड़े रहेंगे। ओके गाइस, ये थे हम हमारे साथ वहीद खान, द मोस्ट एक्सपीरियंस फॉर जर्नलिस्ट। सर थैंक यू सो मच फॉर giving your time out for this interview. So guys, that's all from Most welcome. Most welcome. and sir, Allah Hafiz. Allah.